नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई हमारा शरीर काम कैसे करता है, हाउ आवर बॉडी फंक्शंस। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली हमें अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इसके ऊपर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि दैट हमारा शरीर जो है काम कैसे करता है। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूशन में डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा शरीर डिसीजंस कैसे लेता है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा लाइफ जो है वो डिसीजन के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो इसके ऊपर आज के लेसन में हम लोग जो है कि भाई चर्चा करेंगे। देखो, जब आप देखते हैं कि भाई गाड़ी और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम दोनों गाड़ी के ड्राइवर्स बाहर आके जो है लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और गाड़ियाँ जहाँ पे है वो वहीं पे है, लेकिन ड्राइवर्स आपस में लड़ना शुरू कर लेते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा शरीर जो है ये गाड़ी की तरह है। तो उस गाड़ियाँ जब आपस में टकराती है, जब हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हालांकि इंसानों में लड़ाई नहीं होती है, उसके अंदर जो आत्मा है, यानी कि जो उस हमारी बॉडी का जो ड्राइवर है, दो आत्माएं आके लड़ना शुरू कर लेते हैं। और आत्मा के अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी ईगो है वगैरह, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस बात को अगर आप गहराई से अगर समझते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा शरीर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई हमारा शरीर जो है अपनी जगह पे है, लेकिन शरीर को चलाने वाला आत्मा है। हम लोग कहते हैं हु एम, भाई मैं कौन हूँ, तो मैं एक आत्मा हूँ। इस बात को जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको जो है आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए आपको किसी तरह से एक दृष्टि मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी। हम लोग कहते हैं कि बिकॉज लाइफ में द पर्पज ऑफ लाइफ इज नथिंग बट इट इज़ अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। द पर्पज ऑफ लाइफ इज़ अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर उसकी तरफ अगर बढ़ना है तो अभी हम लोग आज के डेट पे डिस्कस करते हैं इस लेसन में कि हमारा शरीर एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, और उसको काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जो है लगी हुई है। ठीक है, देखो, हमेशा ही हम लोग इस तमाम चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने होती है उसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है उसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कि भाई भौतिक, और एक को हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक। भौतिक वो है कि जो हमें दिखाई देता है, हमें सुनाई देता है, जिसको मापा जाता है, जिसके डायमेंशंस होते हैं, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी फ़ोटो ली जाती है, इसका कोई मापदंड है, किसी तरह से उसका कोई यूनिट्स बने हुए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो सब कुछ भौतिक है। जो भौतिक है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा है। भौतिक जो है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा है, और जो हमेशा ही हमें दिखाई देता है। दूसरा पहलू होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है हमारी आत्मा के साथ जो जुड़ा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन है, जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो है, और आप मानते हैं इस बात को कि वो है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि भाई बुद्धि, और डॉक्टर को पूछेंगे वो कहेंगे बुद्धि का मतलब है ब्रेन। ब्रेन के अंदर हम लोग मेमोरी स्टोर करते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हम लोग कहते हैं मन, दिल। कहते हैं भाई मन कहाँ है? कहते हैं भाई मन वो हार्ट है। नहीं, अगर वो हार्ट है तो कहते भाई आपने मेरा मन दुखाया, मुझे बहुत बुरा लगा। जब हम लोग कहते हैं भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ,
कितना खुश हूँ इसका कोई यूनिट है, उसका कोई मापदंड है? नहीं है। वैसे ही जो हम लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, कितना दुखी हूँ इसका भी कोई मापदंड नहीं है। किसी तरह से आपने मेरी इंसल्ट करी, कितनी इंसल्ट करी, कोई मापदंड नहीं है। कुछ हद तक ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई वो है, हम मानते हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इन तमाम चीज़ों को हम लोग कहते हैं दे बेसिकली आध्यात्मिक, क्योंकि वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ी है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो भौतिक है, जो शरीर के साथ जुड़ी है, वो तो दिखाई देती है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आत्मा के साथ जो जुड़ी है, ना वो दिखाई देती है, ना उसका हम लोग कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न हम लोग किसी तरह से जो है आध्यात्मिक चीज़ों को प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, भौतिक चीज़ों को प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन सारी की सारी चीज़ें हमारे जो है आध्यात्मिक सोच के ऊपर डिपेंड है, ना ही कि भौतिक सोच के ऊपर। हम लोग कहते हैं भाई शादी करने के बाद मैं खुश रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये लड़की जो है मेरा घर संस्कार अच्छी तरह से करेगी कि नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा जीवन सफल हो, और सफल होने के लिए बाकी सारे लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं तो उसके संदर्भ में काम करें। तो तकरीबन सारी के सारी हमारी जो नीड्स होती है, आध्यात्मिक नीड्स जो है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो कि भाई भौतिक नीड, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, या मुझे पैसा चाहिए, या मुझे नया घर चाहिए, ये सब भौतिक चीज़ें हैं। भौतिक चीज़ों को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आध्यात्मिक चीज़ें जब हमें मिलती है तो सही खुशी जो है उस आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस शरीर को, इस जब हम लोग पूरी की पूरी लाइफ को जब देखते हैं तो एक है जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक, जिसको हम लोग आमतौर पे फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरा है आध्यात्मिक, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोग जो वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दैट इज मीन्स हम लोग आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। ये जो भौतिक को हम लोग कई बार आउटर वर्ल्ड कहते हैं। आउटर मीन्स आउटसाइड है, हमारे बाहर है, हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। मैं मेरे हाथ को देख सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, तकरीबन वो सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, वो है बाहर है वो। लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो मैं नहीं देख सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि द इनर वर्ल्ड, और इनर वर्ल्ड इज बेसिकली नथिंग बट इट इज़ कंसिडर्ड एज आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जगत जो है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। देखो ये शब्दों का प्रयोग हम लोग आगे भी बार बार करते जाएंगे कि भाई क्या चीज़ें भौतिक है, क्या चीज़ें आध्यात्मिक है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते रहेंगे। कुछ हद तक इंसान, मैं खुद, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है या मुझे भौतिक उन्नति करनी है, ये चॉइस मेरे पास होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर कि भाई एग्जैक्टली हमारा शरीर जो बना है, तो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड ये दोनों क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। देखो जब हम लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए बात करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। साइंस, बिकॉज आज के डेट पे सारी की सारी चीज़ें हम लोग विज्ञान के मापदंड पे मापते हैं। हर एक चीज़ को कुछ नाम देते हैं, हर एक चीज़ का कोई आकार, कोई नंबर उसको देकर डिस्क्राइब करते हैं। तो साइंस कैसे काम करता है? साइंस को जो काम करने का जो तरीका है वो सिंपल है। हमें स्कूल में क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलती है। उस ऑब्जर्वेशंस को हम लोग सिस्टमेटिकली पुट ऑन करते हैं, और जब सिस्टमेटिकली उस ऑब्जर्वेशन को जब हम लोग देखते हैं, एंड देन व्हाट वी डिसाइड, और थ्योरी, एक थ्योरी बन जाती है, एक फार्मूला बन जाता है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ये जो नंबर्स हमें जो मिले हैं उसके बेस पे हमने एक थ्योरी बनाई है। तो हम लोग कहते थे थिंग्स आर वर्किंग लाइक दिस।
जब थिंग्स आर वर्किंग लाइक दिस एंड इट वर्क्स एज पर दिस पर्टिकुलर थ्योरी और दैट पर्टिकुलर फार्मूला, तो हम लोग उसको साइंस को उस हिसाब से बांध देते हैं। और हम लोग कहते हैं कि भाई जो जो भी हमने थ्योरी डेवलप करी है उस थ्योरी के माध्यम से हम लोग डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं थ्योरी के माध्यम से। जैसे आज हम लोग मैनेजमेंट की जब बात करते हैं कि भाई पिछले 3 सालों में ऐसा हुआ है तो चौथे साल में ऐसा होगा। अगर किसी तरह से अगर हम लोग मेडिकल की अगर बात करते हैं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो आगे जाके इतना हो जाएगा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें विचार calculated with the numbers and they are described with the theories, तो इसको हम लोग कहते हैं जो साइंस का जो फंडा है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, थ्योरी, प्रेडिक्शंस। द ऑब्जर्वेशंस, द थ्योरी एंड द प्रेडिक्शन, इस बेसिस के ऊपर हमारा साइंस काम करता है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि भाई जो मैथमेटिक्स जो फेल हो जाता है कि भाई 2 - 2 = 0, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी = इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्यों फेल होता है? जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये जो साइंस हमारा जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि द ऑब्जर्वेशन, थ्योरी एंड प्रेडिक्शन, ये हमारे स्पिरिचुअलिटी के अंदर काम नहीं आता है। हमारे जो है आध्यात्मिक जगत के अंदर इस चीज़ का काम नहीं आता है। देखो समझने की कोशिश करो, हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस कह के चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस कह के चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि आपकी जन्मपत्री बनी है और उस जन्मपत्री के हिसाब से जो है आपकी लाइफ आगे चलती रहेगी। इतने साल में ये होगा, उतने साल में ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह, और आपका फ्यूचर ऐसा, आपका फ्यूचर वैसा है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। साइंस का कॉन्सेप्ट ये है कि दैट व्हेन यू डू सर्टन अमाउंट ऑफ थिंग्स with a certain amount of fixed parameters, then the result is also going to be fixed. लेकिन एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। दो इंसान एक ही समय पे जो पैदा होते हैं, एक ही ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में एक ही जगह पे जब पैदा हो जाते हैं, और जब हमारी जन्मपत्री जब बनती है तकरीबन जन्मपत्री देखने में एक जैसी होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है, और उनका जो प्रेडिक्शंस भी जो एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में अगर आप उसको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद दोनों इंसानों को अगर देखेंगे, उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा क्यों? जबकि भाई साइंस यहाँ पे क्यों वर्कआउट नहीं करता है? तो यहाँ पे हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या हमें आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, जिसको हम लोग आमतौर पे इनर वर्ल्ड कहते हैं, या हमको भौतिक जगत को, जो शरीर है, जिसको हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड कहते हैं, क्या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं भौतिक और आध्यात्मिक ये हमारी जो है कि भाई डिबेट चलती रहेगा। कुछ हद तक हम लोग कहते हैं अगर वाकई में अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर करना है तो उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो है आपको आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है कि भाई किसी तरह से आपको आध्यात्म को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, ना ही कि आपके शरीर और आपके भौतिक ज्ञान को। ठीक है, तो देखो कई बार हम लोग बात करते हैं कि चलो मैं कॉलेज में गया, मेरी पढ़ाई हो गई और मैंने स्कूल में भी पढ़ाई करी, मैंने इस तरह के वर्कशॉप्स करे, मैंने उस तरह के ट्यूटोरियल्स करे, वगैरह वगैरह, और मैंने बहुत सारा जो है कि भाई एजुकेशन इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। हम लोग कहते हैं कि एक होती है शिक्षा और एक होती है विद्या। एक होती है शिक्षा और एक होती है विद्या। क्या शिक्षा और विद्या सेम है? आप कहोगे कि भाई सेम है। नहीं, तो शिक्षा और विद्या अगर सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग अलग अलग क्यों प्रयोग करते हैं? जैसे भी हमारे भारतीय विद्या भवन, तो भारतीय विद्या भवन का नाम भारतीय शिक्षा भवन क्यों नहीं रखा? तो यहाँ पे हमें पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली शिक्षा और विद्या क्या सेम है या अलग है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई जितना भी एजुकेशन हम लोग लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, एग्जाम्स लिखते हैं, उसके अंदर मार्क्स देते हैं, डिग्री डिप्लोमा हमें मिल जाते हैं, और वो तमाम डिग्री और डिप्लोमा को हम लोग जो कहते हैं कि भाई ये मेरा क्वालिफिकेशन है, मैंने सीवी में लिखा, उसको लेकर हमें जॉब मिलती है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं मर जाता हूँ वो सारी की सारी डिग्रियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती।
वो सारी की सारी डिग्रियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपने जो भी कुछ एजुकेशन लिया है, यानी कि जो शिक्षा ली है, उसको आत्मसात करना ज़रूरी है। मीन्स उस शिक्षा को आत्मा के साथ जोड़ो, और जब वो शिक्षा आपके आत्मा के साथ हो जाती है, आत्मसात हो जाती है, तो वो बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं विद्या। वो बनती है विद्या। विद्या आध्यात्मिक है, शिक्षा भौतिक है। वो जो भौतिक जो शिक्षा है उसको हमें आध्यात्मिक में अगर कन्वर्ट करना है, उन तमाम चीज़ों को जो हमें आत्मसात यानी कि आत्मा के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और जब आत्मा के साथ वो हो जाएगी तो हमारे संस्कार बनकर हमारे अगले जन्म में भी जा सकती है। देखो, एक अच्छा क्रिकेटर है और वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, तो वो एक जन्म के अंदर वो क्रिकेटर नहीं बना है, कई जन्मों में उसने क्रिकेट खेला है और इस जन्म में जाके जो है उस लेवल का बना है। एक पंडित है, ज्ञानी है, वो सिर्फ एक जन्म में नहीं बना है, कई सारे जन्मों में वो पढ़ते उसको आत्मसात करते इस जन्म में वो महाज्ञानी बन गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जब तक हम लोग हमारी शिक्षा को आत्मसात नहीं करते हैं तब तक वो विद्या नहीं बनेगी। शिक्षा हमारे मरने के साथ ख़त्म हो जाती है, हमारे शरीर के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम लोग कुछ हद तक विद्या कहते हैं, वो विद्या हमारे साथ रहती है और हमारे आत्मा के साथ संस्कार बन के अगले जन्म में भी काम आती है। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। इसलिए हम लोग कहते हैं भारतीय विद्या भवन, हम लोग विद्या को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। शिक्षा तो है, हर इंसान को शिक्षा लेनी है। आज की डेट पे हमें जो देखने को मिलता है कि यू विल नॉट बिलीव इट, आई एम टेलिंग यू, इतने सारे लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का जो रिजल्ट है ओनली हम लोग कहते हैं भाई 83% ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पीपल कि जिन्होंने ऑलरेडी भाई पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट ली है, पीएचडी करी है, दे आर अनएम्प्लॉयबल। वो जॉब देने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए वो तोते की तरह रटते हैं, सब कुछ जो यहाँ पे भरते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपली रिमेंबर, और एग्जाम के अंदर लिखो। जो हमने इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज लिया उसको लिखा और डिग्रियां हासिल करी, लेकिन वो डिग्रियां हासिल करने के बाद एग्जैक्टली जो है जिस लिए उसको इस्तेमाल करना है उसके लिए आप कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं। खैर, तो कुछ हद तक जो है विद्या और शिक्षा को जो है समझना जरूरी है। देखो, जो भी इंसान या कोई भी प्राणी, देखो भगवान ने सिर्फ हमें नहीं बनाया, इंसान को नहीं बनाया, बाकी प्राणी मात्रों को भी उतने ही खूबसूरत से बनाया। अगर आप कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, पक्षी है, किसी भी आप जानवर को देखो, उसका शरीर भी इतनी खूबसूरती से भगवान ने डिज़ाइन किया है जितना हमारा शरीर डिज़ाइन किया। तो हम लोग कहते थे मैन इज अ सोशल एनिमल। तो वो जो दूसरे एनिमल्स जो है और हम जो एनिमल है, इसके अंदर क्या फ़र्क है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, तकरीबन सभी एनिमल्स को लिए, सभी प्राणी मात्रों के लिए 4 चीज़ें हैं। उसकी ज़िंदगी में वो क्या करता है, 4 चीज़ें हैं। क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं, एक है आहार। हर जीव जो जीवित है वो खाना ज़रूर खाता है। हम लोग कहते हैं आहार है, निद्रा है, मैथुन है और भय है। ये 4 चीज़ें हैं, हर एक के साथ जुड़ी है। हर इंसान जो जीवित है, हर प्राणी जो जीवित है, और एनीथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय द डिवाइन, दे हैव गॉट दिस 4 एलिमेंट्स। तो हम लोग कहते हैं आहार। हर प्राणी को
जिंदा रहने के लिए, उसके शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। और आपने देखा तकरीबन सारे जो कुत्ते बिल्ली वगैरह हम लोग जो देखते हैं, उनका एक ही काम देखते हैं, भाई यहाँ खाने को ढूंढते हैं, वहाँ खाने को ढूंढते हैं, भाई उसका काम है, बिकॉज उसके शरीर को अगर जीवित रखना है तो खाना खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है। और हम लोग भी वही कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं निद्रा, आराम। हम कुत्ता बिल्ली को देखते हैं कि भाई वो कभी सोया होता है, बड़े आराम से सोया होता है, बिल्लियाँ बड़े आराम से सोई होती है, तकरीबन गाय बैल भी हम लोग कहते हैं बड़े आराम से सोए हैं। तो निद्रा जो है बहुत ज़रूरी है, और हम इंसान हम लोग नींद के बिना नहीं रह सकते। तो जितना आहार हमारे इम्पोर्टेंट है, उतना जो है निद्रा भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग दिन के 8 घंटे तो सोते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 हमारा जो लाइफ जो है वो सोने में चला जाता है, बट इट इज़ अ नेसेसिटी। हम लोग निद्रा के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक आहार है, एक निद्रा है। और निद्रा के दौरान भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ करके, कंफर्टेबल करके, रजाई ओढ़ के सोते हैं, यानी कि वी ट्राई टू रिमेन एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर स्लीपिंग मोड। उस स्लीपिंग मोड में भी हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैथुन। मैथुन का मतलब होता है कि भाई बच्चे पैदा करना। हर प्राणी जो जीवित है वो आगे जाके जो है और जानवरों को पैदा करता है, हर जीवित प्राणी। वैसे इंसान भी वही करता है कि बिकॉज एक इंसान जब वो पैदा हुआ है तो उसका काम है, भगवान ने दिया है उसको कि वो उसको उसकी तरह ही और भी कुछ जीवों को और भी इंसानों को पैदा करना है। और उसके लिए जो है हमें मैथुन ये दिया है कि भाई मैथुन को लेकर हम लोग कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली द रिप्रोडक्शन ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्पीसीज बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो हम लोग जो है इंसानों को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैथुन। और मैथुन के लिए भी जो है भाई सारी के सारी दुनिया आज के डेट पे हम लोग कहते हैं भाई एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है या ग्लैमर वर्ल्ड है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग जब शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो किस तरफ लीड करते हैं, वो इसी तरफ लीड करते हैं कि भाई अल्टीमेटली हमें जो है पॉपुलेशन को बढ़ाना है। जैसे हम पैदा हो गए वैसे हमें और किसी को पैदा करना है। और ये भी चीज़ जो है सभी जानवरों के अंदर होता है, और हर जानवर अपनी तरीके से कोई ना कोई नए जानवर को जन्म देता है। और लास्ट में आता है जिसको हम लोग कहते हैं भय, फियर। भय हमारे अंदर होता है। भाई हम किसी ताकतवर से डरते हैं या किसी हिंस्र प्राणी से डरते हैं। शेर अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो आप डर जाओगे। अगर कोई डाकू आपके सामने आकर चाकू लेके खड़ा हो जाएगा जो आपको मारने के लिए तैयार है तो भी आप डर जाओगे। कुछ हद तक जो है घर में आग लगेगी तो भी हम लोग डरेंगे। तो मीन्स भय हमारे पास है। भय बेसिकली हम लोग उस खतरे को जो मेरी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है, इसको हम लोग पहचान लेते हैं। और जो भय जब होता है हमारे अंदर, जब भय जब प्रोड्यूस हो जाता है तो उस भय को लेकर हमारे शरीर का बिहेवियर बदल जाता है। हम लोग उस खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। उस खतरे से बचने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उस खतरे से बचने के लिए हम लोग चिल्ला सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स हम कहते हैं भय। हर जानवर को भय भी लगता है। आप किसी कुत्ता बिल्ली अगर आप उसके बाद डंडा लेके जाओगे तो बड़ी तेज़ी से दौड़ जाता है वहाँ से, बिकॉज उसको भी भय है कि बिकॉज ये लगेगी तो मुझे नुकसान हो जाएगा या मेरी जान जा सकती है, ये भय है। तो ये जो चारों चीज़ें जो है, आहार है, निद्रा है, मैथुन है और भय है, ये जो चारों ही चीज़ें जो है हर जीवित प्राणी मात्र के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इंसान के अंदर इसके अलावा और एक चीज़ डाली है जिसको हम लोग कहते हैं द स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति। बिकॉज मैन बीइंग की इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर एनिमल एंड वेरी क्लोज टू द डिवाइन। भगवान के बहुत नज़दीक है वो। हमने जितने भी भगवान की मूर्तियाँ बनाई हैं वो किसी तरह से इंसान की शक्ल की बनाई हैं, इंसान के सूरत की बनाई हैं। उसका मतलब ये हो जाता है अगर वाकई में अगर हमें भगवान की तरफ अगर जाना है तो पहले इंसान फिर भगवान, ऐसा बन सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न भगवान खुद
काम नहीं करता है, वो इंसान के हाथ से काम करवाता है। तो जितनी हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, जितनी हमारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी, उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ जुड़े रहेंगे और हम लोग भगवान का काम करना शुरू करेंगे। तो इंसान पैदा हुआ, इंसान मरा, लेकिन इंसान पैदा हुआ और भगवान बन के मरा, इसमें फ़र्क होता है। तो इसलिए कि भाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम लोग सिर्फ इंसान इंसान नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके स्पिरिचुअल ग्रोथ करके हम लोग डिवाइन वर्क करेंगे, यानी कि डिविनिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसको भी हमें जो है समझना चाहिए। खैर, हम लोग कहते हैं कि देखो कुछ हद तक जो है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा काम करता है, इसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखो जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग जो है मैकॉले के एजुकेशन थ्योरी में पढ़ते हैं वो अलग है, उसको छोड़ दो। लेकिन हमारा जो शरीर जो बना है और किस तरह से बना है, आमतौर पे हम लोग जो एक श्लोक बोलते हैं कि भाई लालयित पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़यित प्राप्ति तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। ये जो फॉर्मूला जो दिया है भगवान ने कि भाई ये क्या कहता है एग्जैक्टली। देखो हमारे लाइफ के 5 सालों के उन्होंने सेगमेंट्स बनाए हैं। पैदा होने से लेकर पहले 5 साल, आपको पता है कि भाई एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए हमारा एज 5+ होना चाहिए, ये आप जानते हैं। कि मुझे पहले जो 5 साल जो है वो माँ बाप के साथ बच्चा रहता है और माँ बाप से वो तमाम चीज़ें सीखता है। ये दुनिया क्या है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, किस चीज़ को हमें खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना है, हमें कैसे सोना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब कुछ वो माँ बाप के सानिध्य में रह के पढ़ता है। ज़बान जिससे हम लोग बात करते हैं वो भी माँ बाप के सानिध्य में रहते पढ़ता है। तो तकरीबन 5 साल का जो पीरियड जो है वो हम लोग घरों में ही बिताते हैं, माँ बाप के साथ बिताते हैं और माँ बाप से हम लोग तालीम लेते हैं या शिक्षा लेते हैं कि भाई किस तरह से हमें चीज़ों को पहचानना है। उसके बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम लोग स्कूल में जाते हैं। भाई आज के डेट पे जैसे कि भाई माँ बाप दोनों ही वर्किंग है, तो कुछ हद तक 3 साल के बाद वो सोचते हैं कि अब ये बच्चे के लिए मैं जॉब पे नहीं जा सकता हूँ, तो उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं। तो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस स्कूल को फर्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग नहीं कहते हैं, उस स्कूल को हम लोग प्ले स्कूल कहते हैं। बिकॉज वो बच्चा सीखता है, लेकिन कैसे सीखता है, खेल खेल में इंजॉय करते हुए सीखता है, उसको हम लोग कहते हैं प्ले स्कूल। तो 5 साल तक जो है वो माँ बाप से या प्ले स्कूल से सीखता है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि भाई 5 साल के बाद वो स्कूल में जाता है। तो फर्स्ट 5 इयर्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। और उस प्राइमरी एजुकेशन में तकरीबन आप हो सकते हैं कि भाई एक लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ हद तक मैथमेटिक्स होता है या अरिथमेटिक्स होता है या साइंस होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं। जो बेसिक लेवल के हमारे जो सब्जेक्ट्स जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज, उसको हम लोग लेकर प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, कि जो हमारे बचपन में समझना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग उसको कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। ये दूसरा स्लैब आ जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, हम लोग कहते हैं भाई कुछ हद तक बच्चा जो है जब सेकेंडरी एजुकेशन में आता है, ऑलमोस्ट 12 इयर्स का होता है। हम लोग आमतौर पे उसको फुल टिकट कहते हैं। भाई 12 इयर्स तक हाफ टिकट, 12 इयर्स के बाद फुल टिकट। का मतलब ये है कि भाई बच्चा इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर सकता है। अदरवाइज प्राइमरी एजुकेशन में वो सिर्फ कॉपी कैट, भाई जैसा किया वैसा ही, भाई जैसे को तैसा, इसने थप्पड़ मारा मैंने भी थप्पड़ मारा, ही डजंट थिंक। लेकिन 12 इयर्स के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। तो जो 6 से लेकर जो 10 तक का जो एजुकेशन होता है
उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। और जो लोग एजुकेटेड होते हैं, वो बोलते हैं दिस पर्सन एजुकेटेड मीन्स जिसने 10th क्लास पास किया है, ही इज़ ए एजुकेटेड पर्सन, ही इज़ ए एजुकेटेड पर्सन। तो हमारा एजुकेशन कंप्लीट होता है कि भाई जितना ज़रूरी है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, वो 10th स्टैंडर्ड तक यानी कि 10 साल की पढ़ाई में, 10 साल की पढ़ाई में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद भी अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास है 11th 12th, और फिर आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन का, ऐसा करके हम लोग 5 साल में हायर एजुकेशन लेते हैं। ये जो दूसरा जो 5 साल का जो पीरियड होता है, इससे 11th और 12th हम लोग स्कूल में करते हैं, इसलिए कि भाई कॉलेज में वो फ़िलहाल इतनी जगह नहीं है कि भाई हम लोग 11 से ही कर सकते हैं, इसलिए 11 12 वो कॉलेज में रखते हैं। अदरवाइज 11 12 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का बीए आपका या जो भी ग्रेजुएशन है वो 15 ईयर्स यानी कि 5 ईयर्स का जो पीरियड जो है उसको हम लोग कहते हैं हायर एजुकेशन। तो हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जिसको हम लोग कहते हैं हायर एजुकेशन इज कंप्लीट। तो हायर एजुकेशन में हम लोग कह सकते हैं भाई आचार्य, आप एक शिक्षक के बनने के लायक हो जाते हैं, बिकॉज आपने जो सिखाया है, आपने जो सीखा है वो आप आगे किसी को सिखा सकते हैं। तो एजुकेशन के बाद आप जैसे कि भाई आप एक शिक्षित है, शिक्षित के बाद एक आप आचार्य बन जाते हैं, या आप हायर सेकेंडरी कंप्लीट करके यानी कि सॉरी हायर एजुकेशन कंप्लीट करके जो है इस लेवल पे पढ़ते पहुंचते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन। लेकिन आज के डेट की भाई हमें ग्रेजुएशन के बाद भी जब जॉब नहीं मिलती है तो हम लोग आगे भी पढ़ते रहते हैं। तो हम लोग फिर एमए भी करते हैं, एमफिल भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हालांकि जबकि भाई इस एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता है हमें, लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं तो हम लोग उसको करते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्ट, विद्वान। वो इंटेलेक्ट बन जाते हैं ताकि आम जो जनता जो है उससे ज़्यादा पढ़े लिखे, आम जो जनता है उससे ज़्यादा विद्वान है, तो उनके अंदर एक एडिशनल शक्ति है जिसको हम लोग कहेंगे कोई दे आर इंटेलेक्ट। और ऐसे जो इंटेलेक्ट क्लास जो है वो पॉलिसी मेकिंग में या एजुकेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो पॉलिसी मेकिंग में इन लोगों का प्रयोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विद्वान। टू बी फ्रैंक मैं आपको कहता हूँ 20 साल के बाद तो हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें कुछ ना कुछ जो है हमारे लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन लोग इनडेफिनेटली पढ़ते रहते हैं, ये हमारी इस पर्टिकुलर लाइफ की जो है बदकिस्मती है, तो वो जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा एजुकेशन है कुछ हद तक जो है कि भाई भौतिक शिक्षा की तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड है, आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ वो फोकस नहीं है। हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज वो वही देता है, बस जो किताबों में लिखा हुआ। हम लोग भी बेसिकली रिमेंबर द नंबर्स, नेम्स, थ्योरीज, डायमेंशंस, शेप्स एंड साइज, इसको रिमेंबर करते करते हम लोग कहते हैं कि वन नाउ वी आर एजुकेटेड। कुछ हद तक जो है हम लोग हमारी आत्मा की तरफ पहुंचते नहीं हैं। सो दैट इज़ द रीज़न अभी हमें समझना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर हमें आत्मा की तरफ अगर जाना है तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रोविजंस है, हमारे शरीर के अंदर क्या प्रोविजंस है। इसलिए हम लोग अगले क्लास के अंदर अब उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि भाई हाउ दैट पर्टिकुलर बॉडी, इनर बॉडी एंड आउटर बॉडी, जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है और जो बॉडी आपको नहीं दिखाई दे रही है, दोनों को मिलके हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ द ह्यूमन बॉडी टेक्स अ डिसीजन। तो हमारा जीवन जो है पूरा का पूरा हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे डिसीजंस अगर सही है तो हमारा जीवन सही है, अगर हमारे डिसीजंस अगर गलत है तो हमारा जीवन गलत है। सो दैट इज़ द रीज़न हमें पता होना चाहिए कि हम लोग डिसीजन लेते कैसे हैं।
और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि नॉट ओनली दैट फिजिकल बॉडी जो बाहर से दिखाई जाती है, जो मापी जाती है, जो डॉक्टर्स आपको जो बताते हैं, बट इसके अलावा जो हमें नहीं दिखाई देते, जो हमें समझना ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कि दैट हाउ दैट पर्टिकुलर द इनर वर्ल्ड also functions, how the outer world functions, how the inner world functions, and taking these both things together, how we do take a decision. इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. Anyway, thank you very much for listening to me. Thank you. नमस्कार.